हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको बायोलॉजी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। यह सेशन अरिहंत पब्लिकेशन का है और एनसीईआरटी एमसीक्यू का सेशन है और इसमें सारे जितना भी 6 से लेकर 12 तक जो भी साइंस का चैप्टर है वह चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन तैयार किया गया है, एमसीक्यू तैयार किया गया है और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यदि आप इससे कर लेते हैं, इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा और यह सारे चैप्टर में से जो मेन क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं उससे बनाया गया है और 6 से लेकर 12 तक जितने भी बुक्स हैं साइंस का वह सारे बुक से क्वेश्चन तैयार किया गया है एमसीक्यू फॉर्म में। और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, यह चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता। इससे हम लोग जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से क्वेश्चन तैयार किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडल के प्रयोगानुसार निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। इसमें असंगत कौन सा है उसको चुनना है। कह रहा है कि बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार थी। जो मेंडल साहब आपका आनुवांशिकता का जो नियम दिए थे मटर के पौधे से, उसके बारे में बताया गया है कि जो वह मटर का जो बीज लिए थे वह कैसा था, तो गोल और झुर्रीदार था। बात सही है। इसमें बीज का रंग पीला और हरा था, यह भी सही है। फली का रंग हरा पीला था, यह भी सही है। पुष्प का रंग लाल और सफेद था, नहीं, यह गलत है। पुष्प का रंग जो था वह बैगनी और सफेद था। लाल की जगह पर क्या होगा, आपका बैगनी होना चाहिए। बैगनी और सफेद था, तो इसलिए यह डी गलत हो गया। तो कह रहा है कि असंगत कौन है, तो असंगत जो है आपका डी हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि मेंडल साहब के अनुसार मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पुष्प का रंग लाल सफेद नहीं बल्कि बैगनी सफेद लिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया, जिनमें चिकने या झुर्रीदार बीज, बीज की आकृति, पीले या हरे बीज, बीज का रंग था या हरी या पीली फली, फली का रंग, लंबे या बौने पौधे ऊंचाई के अनुसार, बैगनी या सफेद पुष्प, पुष्प का रंग, कक्षीय तथा अगस्त फूल, फल की स्थिति और फूली हुई या संकुचित फली, फली का आकार शामिल था। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 9 क्लास 10 एनसीईआरटी से यह बनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। तो कौन सी प्रक्रिया है जो जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। तो आपका पहला है लैंगिक जनन, कायिक जनन, नहीं, यह नहीं होगा। अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन, यह हो जाएगा। उत्परिवर्तन, यह हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन, यह हो जाएगा। और क्लोनिंग, यह नहीं होगा। तो कौन कौन होगा आपका 1, 3, 4 और 5 हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कहा कि लैंगिक जनन, अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन व अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। कायिक जनन व क्लोनिंग द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक ही जीव के शरीर के किसी भाग से नई संतति का निर्माण होता है, जो कि डीएनए की संरचना में 100% जनक के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कहा कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद जिसमें जो असत्य है उसको चुनना है। असत्य कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है, कहला कि अनुवांशिक लक्षण माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं एवं इन लक्षणों के निर्धारण जीन होती है, यह सही है। कायिक विभिन्नताएं जननिक विभिन्नताओं से भिन्न होती है, क्योंकि ये वंशागत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यह गलत है। विभिन्नताएं अनुकूल, प्रतिकूल,
परिस्थितियों के प्रति जीव में अनुकूलताएं उत्पन्न करती हैं एवं जैव विकास तथा जाति उद्भव का आधार होती है। तो यह सही है। कह रहा है कि गलत कौन है, तो गलत जो है केवल 2 है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि कायिक विभिन्नताएं जननिक विभिन्नताओं से भिन्न होती है, ये वंशागत नहीं होते हैं, अर्थात कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाएं युग्मक के डीएनए को प्रभावित नहीं करते। जैसे पूंछ विहीन चूहे की संतति पूंछ विहीन नहीं होती, क्योंकि यह कायिक परिवर्तन है। पूंछ कटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी का कोई आदमी है, तो कोई आदमी का हाथ अगर कटा हुआ है तो उसका जो बच्चे पैदा होंगे वह ऐसा नहीं कि हाथ कटा ही लेंगे पैदा लेंगे, वह बच्चे दोनों हाथ वाला पैदा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर 9 क्लास 10 एनसीईआरटी से यह तैयार किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडल के अनुवांशिकी के प्रयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके जो इसमें सही नहीं है उसको चुनना है कि सही कौन नहीं है। मेंडल ने 1857 ईस्वी में ब्रून के चर्च में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन कर मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। यह बिल्कुल सही है। मेंडल के नियम की पुनः खोज हुंगो डी ब्रिज, कॉर्ल कोरेंस एवं सैरमार्क ने वर्ष 1900 में की। यह भी सही है। वंशगति के नियमों का सर्वप्रथम प्रतिपादक वाल्टर सटन ने किया था। नहीं, यह गलत है। इसका आंसर गलत कौन है, तो सी गलत हो जाएगा। व्याख्या है, मेंडल के अनुवांशिकी के प्रयोगों के संदर्भ में क्या है, सही है। वंशागति के नियमों का सर्वप्रथम प्रतिपादन वाल्टन सटन ने नहीं बल्कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। वाल्टन सटल और थियोडोर बोवेरी ने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। सटन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर 9 क्लास 10 एनसीईआरटी से यह बनाया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि आनुवांशिकता के मेंडलीय प्रयोगों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से पूछ रहा है कि असत्य कौन है। मटर के पौधे में पुष्प की कक्षीय स्थिति अग्रस्थ स्थिति की तुलना में प्रभावी होती है। यह सही है। मेंडलवाद के अनुसार कारक आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई होते हैं। यह भी सही है। एलील में यदि दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं तो उन्हें समयुग्मजी एवं शुद्ध जाति कहते हैं। यह भी सही है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा असत्य है, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। व्याख्या कर रहा है कि आनुवांशिकता के मेंडलीय प्रयोगों के आधार पर क्या है, मटर के पौधे में पुष्प की कक्षीय स्थिति अग्रस्थ स्थिति की तुलना में प्रभावी होती है। मेंडलवाद के अनुसार कारक आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई होते हैं। मेंडल ने जीन को कारक कहा। जीन गुणसूत्र पर स्थित एवं वह रचना है जो किसी आनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। एलील में यदि दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं तो उन्हें समयुग्मजी एवं शुद्ध जाति कहते हैं। जैसे लंबेपन के लिए टीटी और बौनेपन के लिए स्मॉल टीटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से यह बनाया गया है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन, कह रहा है कि सही कथन को इसमें से चुनना है कि सही कथन इसमें से कौन सा है। संकर जाति विषम युग्मजी कहलाती है। यह सही है। किसी भी आनुवांशिकी के प्रयोग के लक्षण प्रारूप फिनोटाइप एवं जीन प्रारूप जीनोटाइप ज्ञात करना सरल कार्य नहीं है। यह गलत है। कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी परिसाक्ष्य संकरण का उदाहरण है एवं इसका लक्षण प्रारूप अनुपात 1:2:1 होता है। नहीं, यह भी गलत है। आपका कैपिटल टी स्मॉल टी एवं कैपिटल टी और
कैपिटल टी स्मॉल टी द्विसंकर ब्रैग क्रॉस का उदाहरण है? नहीं। यहाँ सही कौन है? तो सही केवल एक है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि किसी भी अनुवांशिकी के प्रयोगों में लक्षण प्रारूप फिनोटाइप एवं जीनोटाइप ज्ञात करना सरल होता है। इसे मेंडल ने अनुवांशिकी के नियमों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी परीक्षार्थ संकरण का उदाहरण है, परंतु इसका अनुपात 1:1 आधे लंबे आधे बौने प्राप्त होता है। यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी एक संकर टेस्ट क्रॉस व कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों कैपिटल टी एक संकर बैक क्रॉस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर 9 क्लास 10th एनसीईआरटी से बनाया गया है। मेंडल के एक संकरण के प्रयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके इसमें से जो असत्य है उसको चुनना है कि कौन सा असत्य है। कह रहा है कि लंबापन प्रभावी लक्षण होता है जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, यह सही है। F2 पीढ़ी में बौने पादप की उपस्थिति युग्मकों की शुद्धता के नियम को प्रमाणित करती है, यह भी सही है। F1 पीढ़ी का स्व परागण करवाने पर युग्मकों में जीनों के युग्म के मध्य पृथक्करण के कारण F2 पीढ़ी का फिनोटाइप का अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। यह जो है आपका गलत है। तो गलत कह रहा है कि गलत कौन है? गलत चुनना है तो गलत जो है वो बी हो जाएगा। व्याख्या कर रहा है कि मेंडल के एक संकरण के प्रयोग के संदर्भ में कथन 3 जो असत्य था, क्यों है? क्योंकि F1 पीढ़ी के मध्य स्व परागण कराने पर युग्मकों में जीनों के युग्म के मध्य पृथक्करण के कारण F2 पीढ़ी का जीनोटाइप या जीन प्रारूप 1:2:1 प्राप्त होता है, वह फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप 3:1 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दंपति के नवजात शिशु का रुधिर वर्ग O है, जबकि उनके माता पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः A एवं B है। इसका संभावित कारण क्या है? तो बच्चे का क्या संभावित कारण हो सकता है? तो यहाँ पे है माता पिता विषम युग्मी है। व्याख्या को देखिए, कह रहा है कि एक दंपति के नवजात शिशु का रुधिर O है, जबकि उनके माता पिता का रुधिर क्रमशः A व B है। इसका संभावित कारण यह है कि माता पिता दोनों विषम युग्मी हैं। यदि माता पिता का रुधिर वर्ग A और B विषम युग्मजी है तो ही उनकी संतान का रुधिर वर्ग O हो सकता है। यदि माता पिता का जीनोटाइप AO तथा पिता का जीनोटाइप BO हो तो माता पिता के युग्मकों में से कोई एक की ही जीनोटाइप हो सकता है, अर्थात A या B या O हो सकता है। यदि दोनों O युग्मकों के बीच निषेचन होता है तो संतति का जीनोटाइप OO होगा, वह बच्चों का रुधिर वर्ग O होगा। इसे निम्न रेखांकित समझाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपका समझाया गया है कि कैसे जो है अगर माता का है ब्लड ग्रुप या आपका पिता का ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है वह बताया गया है। नंबर 9 है, चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है। मेंडल के नियमानुसार जीवों में युग्म विकल्पी एलील्स के 2 जीन या कारकों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है, किंतु गुलाबॉस या 4 o'clock पादप पर यह नियम गलत सिद्ध होता है। क्यों गलत सिद्ध होता है? क्योंकि यह अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है। व्याख्या को देखिए, मेंडल के नियमानुसार जीवों में युग्म विकल्पी के 2 जीन या कारकों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है, किंतु गुलाबॉस या 4 o'clock पादप पर यह नियम गलत सिद्ध होता है, क्योंकि यह अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है। जब इस पादप की शुद्ध लाल पुष्पों RR वाली प्रजाति का शुद्ध सफेद r पुष्पों वाली प्रजाति के साथ संकरण किया जाता है तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प R प्राप्त होता है, जबकि F1 संतति को स्व परागित किया जाता है।
तो परिणाम स्वरूप इसका जो अनुपात होगा 1:2 आपका रंग गुलाबी सफेद संतति प्राप्त होता है। इस उदाहरण में कैपिटल आर कारक स्मॉल आर कारक का पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है, अतः लाल एवं सफेद पुष्पों के क्रॉस से गुलाबी पुष्प प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथनों को पहचान कीजिए। कह रहा है कि असत्य कथन इसमें से कौन है। तो यह स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करता है, जिसके अनुसार दो या अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर ये लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी से संचरित होते हैं। यह तो आपका सही है। करा है कि संकरण प्रयोगों में फिनोटाइप का अनुपात जो है 9:3:1 प्राप्त होता है। नहीं, यह गलत है। F2 विधि में सर्वाधिक बीज गोल एवं पीले प्राप्त होते हैं, यह सही है। तो कौन कह रहा है गलत है? तो गलत जो है आपका केवल 2 जो है वह गलत है। व्याख्या कर रहा है कि मेंडल के द्विसंकरण कह रहा है कि क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द्विसंकरण प्रयोग में फिनोटाइप 9:3:3:1 प्राप्त होता है। मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करता है, जिसके अनुसार दो या अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाने पर ये लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं। जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकरण कहते हैं। मेंडल ने जब गोल बीज व पीले बीज पत्र वाले पादपों तथा झुर्रीदार बीज व हरे बीज पत्र वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में केवल गोल बीज तथा पीले बीज पत्र वाले पादप उत्पन्न हुए। वह इन पादपों में स्वपरागन करने पर F2 पीढ़ी के 4 प्रकार के पादपों की संख्या में क्रमशः 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, जिसमें गोल एवं पीले बीज सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 9 क्लास 10 एनसीईआरटी से बनाया गया। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करके सही उत्तर जो है उसमें से आपको चुनना है कि सही उत्तर इसमें से कौन है। सभी जीवित जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवकों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। 1 और R दोनों सही है, परंतु R एक स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 6 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कि डीएनए के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को चुनना है। कह रहा है कि डीएनए में एडेनिन क्षारक थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन क्षारक साइटोसोन से 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा हुआ था। यह सही है। यहाँ पे कह रहा है कि जो एडेनिन जो होता है आपका थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और ग्वानिन जो होता है वह साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन क्षारक से जुड़ा हुआ होता है। तो यह सही है। डीएनए का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम एवं एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यह भी सही है। 3 में कह रहा है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण फॉस्फेट समूह एवं डीऑक्सीराइबोस शर्करा के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध निर्माण द्वारा होता है, यह भी सही है। इसमें से कहा कि कौन गलत है, इसमें से गलत कोई नहीं है, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 6 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है। सूची 1 और सूची 2 है, उसे मिलान करना है। सूची 1 में न्यूक्लिक अम्ल है, सूची 2 में लक्षण और कार्य है। तो कह रहा है कि आरएनए का लक्षण क्या है। तो आरएनए का लक्षण प्रोटीन संश्लेषण का स्तर है। टीआरएनए का कार्य क्या है। तो यह अमीनो अम्ल का वाहक है। एमआरएनए का कार्य क्या है। तो यह डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचना का वाहक है। डीएनए जो है वो आपका गुणसूत्र का घटक है। तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। व्याख्या है करा कि आरएनए
राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का स्तर होता है, यह कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 80% होता है, जो कि राइबोसोम्स में पाया जाता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्ल का वाहक होता है, यह कुल कोशिकीय आरएनए का 10 से 20% होता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है, यह कुल कोशिकीय आरएनए का 3 से 5% होता है, जो राइबोसोम्स की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है। डीएनए गुणसूत्र का घटक होता है जो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों कथन और कालन, दोनों कथन जो है उसको पढ़ना है और सही क्या है उसमें से चुनना है। कथन एक में कह रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण का कार्य एलोसोम्स द्वारा किया जाता है, जबकि घोंघों में यह कार्य निषेचन अंडों के तापमान द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल सही है। भारतीय समाज में अधिकांशतया पुत्री के पैदा होने पर स्त्री माता पिता को ही इसका दोष दिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। यह भी सही है, तो यहाँ पे दोनों जो है वह सही है। कूट है तो कूट में आपका सी आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। व्याख्या है करा कि मानव में लिंग निर्धारण का कार्य एलोसोम्स या लिंग गुणसूत्र XY द्वारा किया जाता है, जबकि घोंघों में यह कार्य निषेचित अंडों के तापमान द्वारा निर्धारित होता है। भारतीय समाज में अधिकांश पुत्री के पैदा होने पर स्त्री माता पिता माता को ही इसका दोष दिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। संतति को माता से केवल X गुणसूत्र ही प्राप्त होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र XY से होता है। संतति को यदि अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागुणत होता है तो यह लड़की, और Y गुणसूत्र वंशागुणत होता है तो यह लड़का। देखिए यहाँ पे जो फीमेल होती है, फीमेल में आपका गुणसूत्र XX पाया जाता है, और जो मेल में होता है गुणसूत्र XY पाया जाता है। अब यहाँ पे फीमेल का X और मेल का X दोनों मिला और बना XX, तो यहाँ से बच्चे जो होंगे वह लड़की पैदा होगी। और यहाँ से आपका फीमेल का X और मेल का Y दोनों अगर मिला तो हो गया आपका XY, तो यहाँ से लड़का पैदा होगा। तो इसलिए जो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वह पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम पर निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चैप्टर 9 क्लास 10 एनसीईआरटी से यह बनाया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में कुल गुणसूत्र जो होता है वो आपका 23 जोड़ी, और ऐसे संख्या जो है वह 46 होता है। पेयर में 23 पेयर होता है। व्याख्या है कि मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसा होता है, इन्हें अलिंगन क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में X गुणसूत्रों का एक जोड़ा X होता है, और नर में X के अतिरिक्त Y गुणसूत्र XY भी होते हैं। गुणसूत्रों का यह एकल युग्म मानव में लिंग का निर्धारण करता है, अतः इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कथन और कालन है, और यहाँ पे सही उत्तर जो है उसमें से चुनना है कि सही उत्तर कौन है। मानव में नर में 2 प्रकार के विषम युग्मी लिंग गुणसूत्र X एवं Y पाए जाते हैं। सही है। मानवों में नर के शुक्राणु में X या Y गुणसूत्र की उपस्थिति भ्रूण के लिंग का निर्धारण करती है। यह भी सही है, तो आंसर 1 हो जाएगा। 1 और R दोनों सही है, R A का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है कि बर्नार्धता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। तो यह जो है X लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग विकार है। इसका व्याख्या देखिए, कह रहा है कि बर्नार्धता एवं हीमोफीलिया X लिंग सहलग्न अप्रभावी प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है, अर्थात इनके प्रभावी युग्म विकल्पी ही रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। पुरुषों में एक X गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होने के कारण इन लक्षणों की वंशागति विशिष्ट प्रकार की होती है। सुप्त होने के कारण ये रोग संकर अर्थात विषम युग्मजी
स्त्रियों में नहीं होते, लेकिन समयुग्मी स्त्रियों में होते हैं। पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण इन रोगों का विकास एक ही जीन से हो जाता है। दूसरी तरफ पुत्रों को इन लक्षणों के जीन सभी पिता से नहीं मिल सकते, क्योंकि पिता का अकेला एक्स गुणसूत्र पुत्रियों में जाता है। इन पुत्रियों में से फिर से ए जीन दूसरी पीढ़ी F2 के पुत्रों में जाते हैं। ऐसी वंशागति को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया और आईएएस प्री 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि एक महिला बर्नार्ड है, किंतु इसका पति बर्नार्ड नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो पुत्र बर्नार्ड है, किंतु पुत्री बर्नार्ड नहीं है, यह संभावना है। क्वेश्चन नंबर 19 है चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया और अगर यूपीपीएससी प्री 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक लिंग असंलग्न रोग है? तो आपका रॉयल हीमोफीलिया जो है यह आपका अनुवांशिक लिंग असंलग्न रोग है। क्वेश्चन नंबर 20 है चैप्टर 5 6 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है। आईएएस प्री 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहला सूची में वैज्ञानिक है, दूसरा सूची में अनुवांशिकी में उपलब्धि है। खुराना साहब जो थे वो आपका संपूर्ण अनुवांशिक कोड की स्थापना की। कौन वर्ग ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन हुआ? आपका लैडर वर्ग जो थे, लैडर वर्ग जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज की। और मॉर्गन साहब जो थे वह लिंग सहलग्न वंशागति की स्थापना की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह देख लीजिए आप, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। इसी के साथ यह सेशन समाप्त हुआ दोस्तों, और मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर के साथ।